हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री के सारे आज हम ग्राफ देखेंगे। कल तक हम लोगों ने देख लिया था डोमेन क्या होता है, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। मैंने कल आपको 2-3 एग्जांपल देकर वैल्यूज़ ने भी निकलवाई थी। इसके अलावा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हमने सीखा था। आज वो डोमेन और रेंज को हम लोग ग्राफिकल मदद से सीखेंगे कि ग्राफ पर सीखेंगे, क्योंकि आप पिछली क्लास में 11th क्लास में ये सारी चीज़ें सीख कर आए हुए हो ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैंने आपको फिलहाल क्लास 11 की बुक दिखाई कि कल यहाँ पर जाना, सारे फॉर्मूले जो भी लिख रखे हैं वो अपनी कॉपी में लिखना। वैसे तो सारे फॉर्मूलेस मैं आपको लिखवाऊंगा, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि जब हम लोग हमारे छोटे भाई बहनों की बुक्स खोलते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट पलटाते जाते हैं और एक दो पेज एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। जिस काम के लिए हमने वो बुक खोली है, हम उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बुक क्यों मतलब बताई कि भाई बुक से क्यों लिख लेना। जो लोग भी पिछला वीडियो देख रहे होंगे वो अभी तक बुक से वो फॉर्मूलेस लिख चुके होंगे, और अब जो ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो लोग मतलब आज अगर आज हुआ तो मैं आज की क्लास में सारे फॉर्मूलेस लिखवाऊंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में वीडियोस फॉर्मूलेस लिखवाऊंगा। तो क्या होगा कि जब आप लोग 11th क्लास की बुक खोलोगे ना, तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि यार इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार क्लास 11th की बुक खोली, हम पुराने फॉर्मूलेस लिख रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। बुक से कोई चीज़ करना और विजुअलाइज डायरेक्ट यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से कोई चीज़ देख कर लिखना, या सर ने लिखवा दी हमने वही के वही लिख ली, तो क्या होता है, एक सीधा एक पर्टिकुलर जगह पर दिमाग होता है कि बस भाई इतना ही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने बुक खोली होगी तो आप एक्स्ट्रा एक दो चीज़ें भी देख लोगे, जैसे वैल्यूज निकालना और क्वाड्रेंट्स, और वहाँ पर जो भी डायग्राम्स बने होंगे, ये सारी चीज़ों पर भी आपकी नज़र जाएगी। और 10 में से नहीं तो 2 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे जो एक दो पेज एक्स्ट्रा भी देख लेंगे, एक दो पेज रिवाइज कर लेंगे। तो इस कारण से मैंने आप लोगों को बुक सजेस्ट की कि आप एनसीईआरटी खोलो क्लास 11th की, जो आपने अपने कल्लू कबाड़ी को बेच रखी होगी उसके पास जाओ, वापस लेकर आओ, या जिन लोगों ने नहीं बेची होगी वो लोग यहीं आओ और वो फॉर्मूलेस उस बुक से देखकर लिखो, यहाँ से देखकर मत लिखना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होंगे वो क्लास 12th के वो सारे लिखवा दूंगा। लेकिन भाई आपको सिर्फ क्लास 12 तक थोड़ी स्टिक रहना है, आपको तो बहुत सारे एग्जाम देने ना आगे आगे और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस कारण से, और साथ साथ मैं आपको भी क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी एनसीईआरटी भी है ना, तो वो भी रिवाइज हो जाए। तो सोचो, मैं जब ग्रेजुएशन कर चुका हूँ अपनी मैथ्स ऑनर्स से, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है ऑलरेडी, फिर भी मैं आकर आपकी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप अपने सीनियर से पूछना, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो सभी लोग बोलते हैं ना कि भाई एनसीईआरटी मस्ट मस्ट है। तो क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएंगी। तो अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी ना किसी को देना, और देने के अलावा उनको सिर्फ रखना नहीं है, उनको अच्छे से यूज़ भी करना, उनको डेली पलटाना, पढ़ना, उसमें क्या क्या लिखा है देखना। आप हर बार आप जब भी एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ देखने को मिलेगी जो यार लगेगा कि नहीं यार, ये 11th क्लास में थे, जब 12th में थे तो इग्नोर कर दी। तो इस कारण से मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का बोला, तो आप लोग वहाँ से फॉर्मूलेस देख कर लिख लेना। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्वाड्रेंट सीख लिए थे, वैल्यूज निकालना सीख ली थी, डोमेन रेंज क्या होता है वो सीख लिया था। आज हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। वैसे तो मैं आपको यहीं सिखाऊंगा मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी, क्योंकि रिलेशन बनाऊंगा एक रिलेशन से आप लोगों को याद हो जाएगा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions and inverse trigonometric functions। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शन ग्राफ देखेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ देखेंगे। अब ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? साइन से करेंगे। पहले तो मैंने क्या आपको नहीं लिखवाया, डोमेन रेंज नहीं लिखवाई, किस चीज़ की नहीं लिखवाई, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नहीं लिखवाई। तो चलो मैं आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखवा देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को कनेक्ट करने में। तो चलो हम लोग पहले साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन और रेंज सीख लेते हैं। अब हम लोगों ने देखो, पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहे, तो ये इनका डोमेन, ये इनका रेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हीं के यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को डबल कर देता हूँ।
यहीं पर हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। तो ये डोमेन, ये रेंज, डोमेन यहाँ लिखा, डोमेन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो यहां तक हम लोग आ गए। अब ये चीज सीखते हैं, क्या है ये, कैसे सीखते हैं। देखो, अब कल तक तो मैंने आपको बताया रखा था कि साइन और मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब भाई ये इनवर्स है, तो जो इसकी रेंज में होगा वही इसके डोमेन में आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, क्या बोल रहा हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होगी वो इसके डोमेन में आ जाएगी। रेंज हम थोड़ी सी डिफाइन कर लेंगे। रेंज क्यों डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कल आपको बता रखा था, रेंज बहुत सारी होती है। ठीक है, जब अब मैंने बोल रखा है आपको कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, अब पीरियोडिक फंक्शन है तो भाई ये हर एक इंटरवल के बाद क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। तो पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, तो कल को 0 से पाई तक कोई सेम वैल्यूज ले रहा है और पाई के बाद फिर जाके पाई से 2 पाई में वही सेम वैल्यूज ले रहा है। तो आप ऐसे तो फिर 2 पाई से 3 पाई में भी सेम वैल्यू लेगा। तो किसी बच्चे ने 2 पाई से 3 पाई में आंसर लिख दिया, किसी बच्चे ने 0 से पाई में लिख दिया, किसी बच्चे ने किसी और रेंज में लिख दिया। तो भाई वहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं अभी आपको रीड भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, काम करते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी हमने कल रेंज और डोमेन लिख लिया था वो लिख लेते हैं पहले। तो साइन का रेंज क्या होता है, साइन की रेंज होता है पूरा रियल, और डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। कॉस का डोमेन पूरा रियल नंबर। टेन का डोमेन, तो भाई टेन कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है, तो टेन वहां पर नॉट डिफाइंड है जहां पर साइन 0 नहीं कॉस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस जहां जहां 0 हो जाएगा वहां टेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई कॉट कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है, तो कॉट वहां पर नॉट डिफाइंड होगा जहाँ साइन 0 होगा, तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है n पाई पर, तो ये हो गया। कॉसेक कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है, तो भाई कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन पाई होता है, तो 1 अपॉन साइन पाई होता है, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई, और इसका क्या हो जाएगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये कैसे लिखा, क्योंकि भाई जहां जहां पर भी cos 0 हो जाएगा वहां पर sec नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमें वो सारी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी, क्योंकि हम डोमेन में ऐसी वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं जो फंक्शन को क्या कर दे, नॉट डिफाइंड बना दे। ठीक है, अब हमने ये तो डोमेन तो सबकी लिख ली, चलो अब रेंज लिखते हैं। तो रेंज के लिए हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि भाई जो साइन का ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और -1 और 1 भी वैल्यूज लेता है। ये बना दिया मैंने क्लोज इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 1 को एक्सक्लूड करके सारी वैल्यूज उसके अंदर आने वाली, उस इंटरवल के अंदर आने वाली सारी वैल्यूज सर -1 और 1 को एक्सक्लूड कर दो, वो नहीं आएंगी। और क्लोज इंटरवल का मतलब कि भाई -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज तो आएंगी और उसमें -1 और 1 भी आएगा। ये इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि ये गेट लगा दी हमने क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, गेट लगा दी। अब ग्रेट लगा दी तो जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। और ओपन ब्रैकेट को हम इस तरह से कर सकते हैं कि घर में पर्दे लगा दिए कि कोई भी अंदर की चीज को बाहर खींच सकता है, तो अंदर अगर कोई गेट पर ही कोई व्यक्ति खड़ा है तो उससे क्या किया, बाहर खींच लिया उसने। तो उस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। अब इसी तरीके से साइन की होती है तो उसकी सेम कॉस की भी हो जाती है, -1 से 1। अब टेन का ग्राफ कैसा बनता है, तो टेन का ग्राफ आपने देखा इस तरह से बनता है, ये पूरा y एक्सिस लेता है तो पूरी रियल नंबर हो जाएगी। कॉट का भी क्या हो जाएगा, कॉट का ऐसा बनता है तो पूरी रियल नंबर, इसका भी हो जाएगा कॉट का। अब कॉसेक का क्या होता है, तो कॉसेक में भाई सिंपल सी चीज है, साइन और कॉस जो है वो वहां पर नॉट डिफाइंड हो रहे थे, तो 0 तो ले ही नहीं रहा था। इसके अलावा ये 1 अपॉन में चीज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो ये हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, क्यों, क्योंकि -1 भी वैल्यू लेता है, 1 भी वैल्यू देता है। कॉसेक 90 क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है, वो -1 भी लेता है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, तो भाई नेगेटिव वैल्यूज भी तो लेता है। सेक क्या हो जाएगा, सेक की रेंज भी यही हो जाएगी -1 से 1। तो ये हमने सीख लिया कि हमने मतलब डोमेन और रेंज किस किस की देख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की देख ली। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देख ली, तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखेंगे।
अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी इसमें रेंज है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन में उसी की डोमेन बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वही तो डालोगे सर। ठीक है भाई, तो सीधी सीधी ये लिख देता हूं मैं, -1 से 1, ठीक है, फिर ये -1 से 1, फिर ये r हो जाएगा, फिर ये r हो जाएगा, ये r -1 से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r -1 से 1। तो ये लिख दी मैंने डोमेन सीधी सीधी। देखो डोमेन लिखना कितना आसान रहा। अब देखो साथ में कनेक्ट करते हुए हम लोग याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो जनरली याद होती नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो ही जाती है। तो अब हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि भाई साइन टेन कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, कॉट कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक क्या होता है, 1 साइन होता है, कॉस क्या सेक क्या होता है, 1 कॉस होता है। तो कहाँ कहाँ जीरो आएगा वहां मुझे नहीं रखना है। फिर उसके बाद जो रेंज है, रेंज किससे याद करूं? तो रेंज में याद करूंगा ग्राफ की मदद से। तो अभी मैं जब ग्राफ आपको बनवाऊंगा तब आपको विजुलाइज कराऊंगा कि नहीं भाई क्यों -1 से 1 ही जा रहा है, क्यों पूरा रेंज जो है इसकी r रियल नंबर होती है। तो वो सारी चीजें जब आपको ध्यान रहेगा एक ग्राफ का, तो आपको रेंज लिखना बहुत आसान रहेगा, रेंज बहुत इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग रेंज भी लिखेंगे। अब रेंज कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा सा डोमेन वाला काम आता है, और डोमेन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? ये जो इसका, अब भैया इसकी रेंज यहाँ लिख दी तो इसका डोमेन उठा के यहाँ लिख देते हैं? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब इनवर्स में बात करते हैं तो एक पर्टिकुलरली बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पढ़कर आए हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन वही होते हैं जो 1 1 और ऑन टू हो। 1 1 क्या होता है कि भाई डोमेन से एक एरो निकले और रेंज की एक मतलब कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पर जाकर मैप हो, और यहाँ के किसी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं मिलनी चाहिए हमें। क्या बोल रहा हूँ? डोमेन के 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। तो ये हमने 1 1 सीखा था। ऑन टू क्या होता था कि भैया जब भी रेंज को डोमेन के बराबर हो जाए तो वो ऑन टू होता था, और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो हम कहते थे बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं। तो भाई आपको इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए सबसे पहली चीज तो 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो अब भाई 1 1 ऑन टू तो देखो यहाँ तो फिर भी चल गया, लेकिन इनवर्स में कैसे चलेगा 1 1 ऑन टू? ऐसे तो काम नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस कारण से इसकी जो रेंज होती है वो इसकी डोमेन नहीं बनती है, वो कुछ और होती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो क्या हो जाती है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज हो जाती है वो क्या होती है। तो हमने क्या देखा अभी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो वो अभी हम अभी समझेंगे, मैं आपको ग्राफ बनवाऊंगा तब बताऊंगा। तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ इसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि साइन का जो पीरियड होता है, कल मैंने लिखवाया था 2π होता है, और साइन का ग्राफ आपने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद हो 11th क्लास में, इस तरह से बनता था। तो एक्चुअली में ये होता था 0, ये होता था π/2, ये होता था पाई, और ये हो जाता था 2π। तो 2π में वो अपनी पूरी वैल्यूज ले लेता था, 1 से लेकर ये जो 1 है यहाँ से 1 होता था, और ये -1 होता था, 1 से लेकर -1 तक पूरी ले लेता था। तो एक पीरियड उसका कंप्लीट हो जाता था। तो हमें क्या करना है? इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग एक प्रिंसिपल जो वैल्यू ब्रांच है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ग्राफ आएगा तब मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो तो भाई अब ये भी हो गया। अब कॉस कैसा है? एक इवन फंक्शन है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन लिखवा रहा हूं मैं। तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है? ये मिटा दो। हाँ, तो इसकी रेंज क्या हो जाती है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल, मतलब ये 0 से लेकर पाई तक में अपना पूरा एक सर्कल भी कवर कर लेता है। वैसे तो अभी ग्राफ में आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अभी अपन सर रेंज लिख लेते हैं कि -π/2 से π/2 किसकी होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है। 0 से पाई किसकी रेंज होती है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है। फिर टेन इनवर्स की, तो अब भाई टेन इनवर्स में एक चीज है ना, सोचो क्या हो सकती है टेन इनवर्स में, क्या चीज ऐसा होगा? 2 मिनट अगर आप लोग सोचोगे कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो हो जाती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो देखो इसको याद कैसे रखें? टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, और साइन की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो हमारी जो टेन की रेंज क्या हो जाएगी? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन वाली रेंज आ जाएगी, बस ओपन इंटरवल लग जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि भाई 1090 पर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड हम नहीं ले सकते। जब आए नहीं, हम डोमेन के अंदर वो चीज रख ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोमेन के अंदर हम ऐसी चीज रखेंगे ही नहीं जहां पर वो चीज नॉट डिफाइंड हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसकी रेंज में भी वो चीज नहीं आएगी।
ठीक है। अब ये भी हो गया। अब कॉस का क्या है, कॉट का क्या है, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, तो इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। अब बचा कॉसेक और सेक, तो कॉसेक और सेक में देख लेते हैं। तो कॉसेक में अगर हम देखना चाहें तो ये होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये क्या दिक्कत है, 0 क्यों हटा दिया, ये तो थोड़ी सी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, क्यों हो गई, सोचो। 0 क्यों हटाया मैंने, यार 0 हटाने का क्या मतलब है, 0 हटाने का ये मतलब है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin, और 1/sin के नीचे अगर मैं 0 लग दूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो उस कारण से वो रेंज भी नहीं आ रहा है, तो खत्म हो गई हमारी चीज। चलो तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी तो भैया मैं बता देता हूँ, देखो अभी या मैं बता देती हूँ, 0 से पाई माइनस π/2। क्यों भाई π/2, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो ये रही आपकी sin cos tan cot cos x sec की डोमेन और रेंज, और उनके इनवर्स फंक्शन की भी सारी डोमेन और रेंज। तो अभी आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से लिखवाया है और कैसे याद करना है, ठीक है। चलो तो ये तो मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। अब हम ग्राफ देखते हैं और ग्राफ्स की मदद से सीखते हैं कि भाई डोमेन रेंज को और अच्छे से कैसे विजुलाइज किया जाए और याद किया जाए। ये सब अपनी कॉपी में आप लोग, जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें तो लिखना ही लिखना, इसके अलावा जो आपका रफ रजिस्टर है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ भी लिखना, क्योंकि फॉर्मूला कॉपी तो एक स्टैंडर्ड कॉपी हो गई जो बनानी ही बनानी है, हर बच्चे को बनानी है। जिन बच्चों को 85 से ऊपर मार्क्स लाने हैं और जिन बच्चों को नहीं लाने हैं वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपकी मर्जी भाई, आप लोगों को अगर 85 प्लस मार्क्स चाहिए तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो कर लो, क्यों, क्योंकि उसमें बेनिफिट होगा आपका फ्यूचर में। अभी आगे वाले टाइम में आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि फॉर्मूला बुक के कारण आपको बहुत सारे पन्ने नहीं पलटाने पड़ रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट फॉर्मूला बुक खोलते हो, फॉर्मूला देखते हो और आंसर सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। चलो तो अब हम लोगों ने सीख लिया कि भाई डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। अब जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग, क्यों, क्योंकि भैया रीडिंग भी तो करनी है एनसीईआरटी की। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं, साथ में ही करो, आप लोग अपनी एनसीईआरटी ले लेकर बैठो और मेरे साथ इस वीडियो के साथ साथ वो एनसीईआरटी को रीड करो और समझने की कोशिश करो। तो वो क्या कहता है, वी हैव ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 1 दैट इफ फंक्शन एफ एक्स ऑफ वाई से, अरे ये क्या हो गया, करे तो यही खुल गया। क्या कहता है, आप लोग अगर पढ़ रहे होगे कि वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट इफ एफ ऑफ एक्स से वाई, एफ थोड़ा अजीब क्यों दिख रहा है, इसको निमोनिया हो गया क्या, चलो ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये बता रखा है, इज 1 1 and on 2, देन वी डिफाइन अ यूनिक फंक्शन फ्रॉम, अब उल्टा दिखाएंगे क्या, जी से वाई ऑफ से एक्स में, वाई इस बार डोमेन, एक्स इस बार रेंज। हमारा फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, क्या था, ये एक्स था, ये वाई था, यहाँ से यहाँ चीज डिफाइन हो रही थी। तो जी में क्या डिफाइन होगा, जी ऑफ वाई में, इस बार मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो बना सकता हूँ कि वाई यहाँ लिख दूँ, एक्स यहाँ लिख दूँ, लेकिन मैं आपकी समझ के कारण यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि सच दैट जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, तो जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। चलो वेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स, मतलब x बिलोंग टू कैपिटल X, हम सारी वैल्यूज फंक्शन में यहाँ से डालेंगे और y में आंसर मिलेगा, ठीक है। हेयर द डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g क्या है, यहाँ पर इस बार हमारा डोमेन ये रहा, रेंज ये रही, इस बार डोमेन ये था, रेंज ये थी। तो इस बार हमारा डोमेन क्या हो गया g का, मैं हर एक लाइन आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ और उसकी मीनिंग समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। पिछली बार के पेपर में मैंने देखा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी के अंदर से आए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो उन लोगों ने बोल रखा है कि भाई हेयर द डोमेन ऑफ g इज रेंज ऑफ f, f की जो रेंज थी वो इस बार डोमेन बन गए g का, ठीक है, ये कहता है। चलो फिर द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो g क्या है, f का इनवर्स है। क्यों इनवर्स है, क्योंकि भाई देखो x को हम y में डाल रहे थे, अगर हम रिवर्स काम करने लगे तो वो इनवर्स वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें उसमें बोल रखी है, फिर उसके बाद f इनवर्स f ओ f और वो सारी चीजें बोल रखी है। तो देखो वो रिलेशन फंक्शन में आपका सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है, इस कारण से मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज होने से मतलब नहीं है, जब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो हम तब पढ़ लेंगे,
ठीक है। अब सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हमने देखा अभी कि साइन की जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, एंड रेंज इज द क्लोज इंटरवल -1 से 1, रेंज भी हमें पता है -1 से 1 है। इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू -π/2 से π/2 देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2 विथ रेंज -1 से 1। तो हम लोग ने क्या किया था, मैंने आपको बार बार बोल रखा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हम लोग अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 की जो डोमेन में साइन इनवर्स का तो क्या होगा, उससे हमें एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारी ब्रांचेस बना सकते हैं पूरी रियल नंबर पे। हम लोग ऐसा एक इंटरवल ढूंढते जाए जहां पर क्या होगा कि वो फंक्शन जो है वो अपनी सारी वैल्यूज ले लेते रहे, तो हम तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बना देंगे। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दी -π/2 से π/2, और इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना बहुत जरूरी है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा, वो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका। तो इस कारण से हम लोगों ने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन की। तो अब यही सारी चीजें उसमें दे रखी है कि ठीक है कि वी नोट इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन बाय साइन आर्क फंक्शन, आर्क साइन फंक्शन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, साइन इनवर्स को कहा जाता है आर्क साइन फंक्शन। ठीक है, आर्क साइन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, हुज डोमेन इज -1 to 1, ये अभी हम लोगों ने देखा, और रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी कारण भाई अब कुछ भी हो सकती है तो इस तरह से तो सारे आंसर अलग अलग आएंगे ना, तो फिर तो दिक्कत होगी, इसलिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा ली। तो हमने क्या किया, द ब्रांच विथ रेंज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदरवाइज whereas other intervals as range give different branches of sine inverse. When we refer to the function sine inverse, we take it as the function whose domain is -1 to 1 and range is -π/2 to π/2 close interval. तो ये सारी चीजें उन लोगों ने बोल रखी है। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है कि भाई साइन इनवर्स x क्या होता है, डायरेक्ट x हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x हो जाता है ये। फिर उसके बाद हमने फालतू की चीजें लिख रखी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और लिख रखी है उन्होंने कि y इक्वल टू लिख रखा है अगर साइन इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा हमारा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, बस। तो इसको कभी भी, हाँ एक चीज और बता दूंगा, साइन इनवर्स x को कभी भी 1/sin x मत समझ लेना, ये चीज नहीं है, ये गलत चीज है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखे साइन x का होल इनवर्स, तो ये होता है 1/sin x। ठीक है, ना कि साइन इनवर्स x होता है 1/sin x। ये आपको रिमार्क्स में भी, रिमार्क्स को नहीं आगे दे रखा होगा, आगे बताएंगे अभी आपको। ठीक है, फिर रिमार्क्स में क्या दे रखा है, तो रिमार्क्स में आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि भाई ग्राफ बनाने के लिए आपको हेल्प करी गई है। तो चलो पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं, तो उससे हम लोग आगे चलेंगे तो समझ आएगा कि भाई वो क्या चीज दे रखी है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं ग्राफ। भैया ग्राफ क्यों सीख रहे हैं, ग्राफ सीखने से हमें कुछ चीज़ों का प्रूफ देना, जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तब डिफरेंशिएशन में बोलेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ, एक इंटरवल देगा उसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पर हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, और जज तो कर लेंगे, आंसर भी ले आएंगे, लेकिन अगर अच्छे से इमेजिन करना है तो हमें ग्राफ भी सीखने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, जैसे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, एओडी में, तो इसलिए हम लोगों को ग्राफ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन के ग्राफ से, और फिर यहां पर मैं बनाऊंगा साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, अब साइन इनवर्स का ग्राफ सीखिए, आपको जब देखेंगी ना सामने तब आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये ठीक है, चलिए तो पहले हम मार्क कर देते हैं 0, साइन की वैल्यू 1 जो कि हमारा -1। ठीक है, तो 1 कहाँ पर लेता है, π/2 पर लेता है। ठीक है, पाई पर क्या होता है, 0 होता है, फिर क्या आ जाता है 3π/2 पर -1। ठीक है, फिर 2π पर। ठीक है, फिर हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं 5π/2, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 3π हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, नहीं आई थिंक सब तो सही गया है। हाँ चलिए, तो भाई हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से कि साइन का ग्राफ अब इसी तरीके से यहाँ भी चलेगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ड्राइंग को लेकर मेरी,
स्पेस कम है इस कारण से, ठीक है, हम लोग बनाएंगे। हाँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही करना देखने लगा। ये ठीक है, तो -1, तो ये 0 हो गया, ये -5/2 हो गया, -5 हो गया। चलो तो मुझे दिख रहा होगा आपको, और ये ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा अभी आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये ग्राफ क्या होता है, इसी तरीके से चलता जाता है, मतलब ये नागिन की तरह इस तरह से वेव बनाते हुए चलता जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो माइनस एक्सिस की एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा और माइनस बाय एक्सिस की प्लस एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा। तो ये हमेशा क्या करता है, ऑसिलेट करता है। क्या करता है, ऑसिलेट करता है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर -1 के बीच में। तो साइन एक्स की इसलिए हमारी रेंज डोमेन क्या हो जाता है। देखो डोमेन में एक बात बताओ, आप ऐसा वो नंबर नहीं रख सकते जो क्या हो, नॉट डिफाइंड हो। तो देखो क्या x की ऐसी कोई भी वैल्यू यहां से यहां तक, अगर इन्फिनिटी हम समझे कि ये ग्राफ ऐसा ऐसा ही बनते जा रहा है, तो क्या आपको पूरी एक्स एक्सिस पर एक भी जगह ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो हम जिस पर ये ग्राफ मतलब टूटा हुआ हो या ब्रेक हो किसी भी तरीके से, तो ऐसा नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो पूरी एक्स एक्सिस की वैल्यूज अगर मैं इसमें डाल सकता हूं, तो डोमेन क्या हो गया हमारा, पूरा रियल नंबर हो गया, मतलब पूरी रियल लाइन हो गई, ठीक है। चलो तो डोमेन ही हो गया। और रेंज देखो, तो रेंज बताओ इस ग्राफ की, तो आप लोगों को रेंज समझ में आ रही होगी कि ये -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए ऊपर जाता है 1 तक, नीचे आता है -1 तक। तो हम रेंज कैसे डिनोट करते हैं, हम हमारी y एक्सिस से करते हैं, और डोमेन किससे करते हैं, हम हमारी x एक्सिस से करते हैं। तो इसकी जो डोमेन हो गई वो क्या, रेंज क्या हो गई, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि 1 भी वैल्यू ले रहा है, ये -1 भी ले रहा है। थोड़ा सा मेरा -1 ऊपर बन गया शायद, हाँ ये ठीक है, और -1 भी ये सही है, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो इसे सही कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को लेकर एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। चलिए, तो आप लोगों को बस इसी तरह से इस ग्राफ को याद रखना है, और आपको बस इतना याद रखना है। वैसे तो मैं अगर आपको सिंपली लैंग्वेज में बताऊं, इतना, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, बस खत्म। तो इसका पीरियड बताया था मैंने आपको 2π। क्यों, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट करता है, 1 तक सारी वैल्यूज ले लेता है, फिर नीचे आता है -1 तक। तो अगर हम देखें तो पूरी -1 तक, और -1 से 2π तक, मतलब भैया इसकी जो पीरियड होगा वो क्या होगा। तो देखो एक कंप्लीट साइकिल जो बनाई इसने 2π तक बना ली है, इसलिए इसका पीरियड जो होता है वो 2π होता है। डोमेन समझ में आई ग्राफ की मदद से, रेंज समझ में आई ग्राफ की मदद से। तो इस तरह से हमारा ये साइन का ग्राफ बनता है। अब ये तो भैया हम लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको साइन इनवर्स पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ बस ये चीज होगी कि जो एक्स, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बताऊंगा, इसी के नेक्स्ट बाद आपको मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बताऊंगा, तो जो y एक्सिस काम कर रहा है ना -1 और 1 का, तो वो x एक्सिस पर हम रखेंगे, और जो ये जो ग्राफ है ना ये बस y एक्सिस पे बनने लगेगा। तो इसी कारण से हमें जो वो थ्योरी लिख रखी है ना, वो इतनी बड़ी एक पेज पर, पिछले पेज पर जो लिख रखी है, वो यही समझाना चाहती है कि भाई अगर हमको साइन से साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो मुझे लगता है साइन का तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं साइन इनवर्स का बनवाता हूँ आपको। तो इतनी सी चीज आपको, ये छोटा वाला डायग्राम है ना, ये याद रखना है, और डोमेन रेंज ध्यान रखना है, ठीक है। याद क्या, विजुलाइज करना है चीज की, हाँ इस तरह से कुछ बनता है, तो सिंपल सी चीज हो जाएगी। चलो अब साइन इनवर्स का बनाते हैं। साइन इनवर्स का कैसे बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहां पर ये अब क्या करेगा हमारा, जो अभी तक हम कर रहे थे, जो हमारा एक्स एक्सिस पर काम चल रहा था वो अब वाई एक्सिस पर चलेगा। जो ग्राफ वाला काम था वो वाई एक्सिस पर चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई इनवर्स हो गया। इस बार हम जो उसकी जो रेंज थी वो इस बार इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो चलो, तो ये बना लेता हूं मैं 1, ये बना लेता हूं मैं -1। तो अब 0 पर 0 π/2 पहले बना लेते हैं, और ये इस तरह से चलाता जाता है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया, एक तरफ भागते जा रहा है, एक तरफ भागते जा रहा है। चल चलो ये ठीक है मेरे हिसाब से, हाँ इतने में आप लोग समझ पाओगे। वैल्यू कहाँ लेता है ये, π/2 पे, फिर ये क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा।
इधर ये क्या हो जाएगी -π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी -π हो जाएगी, और इधर ये चीज़ क्या बन रही है हमारी -3π/2 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखोगे कि देखो मैं इसमें 1 वैल्यू डालूंगा तो वैल्यू कहाँ ले लेगा, पाई पर ले लेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग साइन इनवर्स का ग्राफ, बस कुछ नहीं है, जो हमारा एक्सिस पर काम हो रहा था वो अब कहाँ हो जा रहा है, वाई एक्सिस पर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक थर्ड डायग्राम दे रखा है आपको यहाँ पर, जिसमें आपको y = x से मिरर इमेज बनवाई है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस ग्राफ को समझोगे तो y = x को क्या किया उन्होंने, एक लाइन को सिर्फ मिरर की तरह काम किया कि भाई अगर मिरर बीच में रख दें तो रिफ्लेक्शंस किस तरह से बनते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है कि साइन इनवर्स में क्या होता है कि भाई साइन इनवर्स में आपकी जो डोमेन होगा वो कहाँ होगा, रेस्ट्रिक्टेड। क्यों, देखो कि ये जो ग्राफ है सिर्फ यहीं तक ले पा रहा हो, भाई आप यहां नहीं रख रहे हो, आप यहां भी नहीं रख रहे हो, ठीक है। ये ग्राफ इधर तो नहीं जा रहा है, तो ये ग्राफ एक्चुअली में कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है। इस कारण से आप लोग यहां पर जो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 लेते हो, ठीक है। और इसकी अगर रेंज देखो आप, तो अब रेंज देखो, अब भाई रेंज में तो भैया इतना सब कुछ है, और अभी आपने हम लोगों को क्लियरली बता चुके हो कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो वहां तो दिक्कत आ रही है कि भैया रेंज तो वहां से -π/2 से π/2 होती थी, तो हम क्या करते हैं, हमें बनाना है 1/1/2। क्या बनाना है हमें, 1/1/2। अब देखो यहां से समझते हैं, ठीक है। ये देखो ठीक है, अब देखो इसका रिफ्लेक्शन यही है, सेम सेम बॉक्स है, और इसका रिफ्लेक्शन यही सेम बॉक्स है। तो मैंने एक प्रिंसिपल जो ब्रांच बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो ये इतने पार्ट को हमने डिफाइन कर ली कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में ये अपनी सारी वैल्यूज को अटेन करता है। देखो ये -1 से अटेन करना चालू करता है और ये 1 तक में खत्म कर देता है, मतलब ये सारी वैल्यूज अटेन कर लेता है। तो फिर उसके बाद तो रिवर्स साइकिल चलने लगती है, साइकिल चलने लगती है कि भाई फिर तो ये तो रिपीटेड मोशन होने लगता है, रिपीटेड काम करने लगता है। इस कारण से हम सिर्फ इसको -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और यही होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको साइन इनवर्स का ग्राफ भी समझ में आया होगा। बस जो हम नागिन जो हम डांस करा रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस पर डांस कर रहा था साइन एक्स के टर्म में, और साइन इनवर्स के टर्म में वही चीज कहां डांस करने लगी, वाई एक्सिस के टर्म में डांस करने लगी। तो सिंपल सी चीज है। तो अब आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको साइन का और साइन इनवर्स का ग्राफ समझ में आया होगा, और इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं फैन ऑन करूंगा तो आप लोगों को साउंड अच्छे से नहीं आएगा, इस कारण से मैं क्या दोपहर के टाइम में वीडियो बनाता हूँ, दोपहर में टाइम मिलता है तो इस कारण से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कॉस पर। तो अब आप लोग एक बार इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ये ग्राफ समझाने के लिए और ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी हेल्प करने के लिए आपको ये थ्योरी बता रखी है। चलो तो अब कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो अब कॉस की वैल्यू साइन 0 पर 0 होती थी, 0 की वैल्यू साइन 0 पर 0 होती थी, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होता था। कॉस की वैल्यू उल्टी चलती है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस कारण से कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, सबको अभी कबाड़ा बेचना है। चलो तो अब हम कॉस एक्स सीखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री को मैं बहुत स्लोली और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने देखा अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, ग्राफ में प्रॉब्लम जाती, ग्राफ याद नहीं होते। इस कारण से मैं हर वीडियो में 2-2 3-3 ग्राफ ही बनवाऊंगा ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन है वो फटाफट हो जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा कि हाँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इतना ज़्यादा लोड लेकर मत पढ़ना, हाँ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से आपने पकड़ बना ली ना तो वो जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलो तो अब हम बनाते हैं किसका, कॉस एक्स का ग्राफ। बहुत बढ़िया, सब्जी भी अभी बेच लो। ये 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। यार
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, सीख जाएंगे। हाँ, इतने में काम हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ये लाइन की जरूरत अब हमें पड़ेगी नहीं, ये कोई लाइन नहीं है, सिर्फ वो तो मैंने ड्राइंग करने के लिए बना रखी है। ये आप लोग इतने में तो समझ गए, वो भैया की ड्राइंग जो है वो काफ़ी खतरनाक है। ठीक है तो चलो चलो, हाँ, तो cos 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, π/2 पर 0 होती है, -π/2 पर, अरे -π/2 वहाँ से यहाँ पर, ये क्या होगा, पाई होगा। देखो पाई पर वैल्यू -1, ठीक है, पाई के बाद क्या आएगा 3π/2, और फिर क्या आएगा पाई आएगा, पाई पर वैल्यू 2π आएगा, सॉरी 2π पर वैल्यू वापस 2 हो गई। अब यहाँ पर देखो तो ये कितना हो गया 0, तो ये हो गया -π/2, और यहाँ देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारा पाई, वो भी माइनस का। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और एक्चुअली में ये देखो इसी तरीके से, अब मैं अगर इसे छोटा बनाकर बताऊं, ये ग्राफ इस तरह से बनता है और ये इसी तरीके से ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, ये इसी तरीके से -1 और 1 के बीच में कॉस भी ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो इसकी डोमेन देखो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि पूरी एक्स एक्सिस को हम क्या कर सकते हैं, इसकी डोमेन ले सकते हैं, डोमेन पूरी आर हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज देखो, रेंज सिंपल सी चीज है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि 1 से -1 के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वेव बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको इतना याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ जैसे अगर मैं आपको दूं तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इधर ये -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब भैया इसमें तो एक दिक्कत है, क्या समझो, -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिया, इसको हम लोग अभी हमने जब हम नहीं, तब मैं कॉस इनवर्स का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको इस चीज में। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वो भी 2π होता है। 2π क्यों होता है, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट किया हमने, ये यहाँ तक पूरी वैल्यू ले ली, 3π/2 और ये 2π। ठीक है, अब 2π के बाद ये क्या कर लेता है, खुद को चेंज कर लेता है। ठीक है, चलो कहाँ गया, अरे यार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा है, चलिए रुकिए। हाँ, तो ये क्या होता है, हमारा cos x का ग्राफ होता है, ये सब आप लोगों ने 11वीं क्लास में सीख रखा होगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको cos इनवर्स का ग्राफ। तो cos इनवर्स में क्या होगा कि भाई जो चीज x एक्सिस पे काम कर रही है वही चीज y एक्सिस पे काम करने लगेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो, तो cos x को और कंप्लीट कर लेते हैं। cos x का ग्राफ देखते हैं, x एक्सिस की तो ज्यादा जरूरत अब हमें पड़ेगी नहीं, तो इस बार ये 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा -1। cos 0 पर वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो कहाँ से स्टार्ट करूं, तो कुछ आपको भी आइडिया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो cos इनवर्स बना लेते हैं फटाफट से। तो ये कुछ इस तरह से चलता है, 0 पर वैल्यू 1, छोटा हो गया इधर, करता हूँ। हाँ, इतने में आई थिंक समझ आ जाएगा। 0 पर वैल्यू, फिर ये क्या होगा, तो π/2 पर क्या होता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 3π/2, फिर ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा -3π/2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2π। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, वैल्यूज इसी तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। चलो, अब हमने क्या बनाया था, इसका जो रेंज थी cos इनवर्स x की, जो रेंज cos इनवर्स का जो डोमेन था, तो डोमेन क्या था
-1 से 1 क्लोज इंटरवल। भाई देखो -1 से 1 के बीच में ही आप वैल्यूज रख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी ये ग्राफ नहीं जा रहा है, यहाँ भी ये ग्राफ नहीं जा रहा है, तो -1 से 1 क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अब रेंज इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया, इसकी हमने -π/2 से π/2 क्यों नहीं ली, ये मैं लिख रहा हूँ जो कि गलत है, ठीक है। रेंज ये वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो अगर ध्यान से -π/2 से π/2 में ये सिर्फ सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज तो ले ही नहीं रहा, तो भाई हमारा काम तो बिगड़ गया ना, तो ये रेंज गलत हो जाएगी। इसलिए हमने इसकी रेंज बनाई है 0 से π क्लोज इंटरवल, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये 0 से क्लोज इंटरवल पाई का, अरे पाई तो मैं भूल गया, पाई कैसे डाल दिया, π/2 तो ये पाई हो जाएगा ना, ये होगा 3π/2, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, π/2 ये पाई, ये 3π/2, हाँ ये गड़बड़ी कर दी थी मैं डायरेक्ट 2π तक चला गया। हाँ तो देखो ध्यान से कि क्या होगा, 0 से चालू किया हमने, तो देखो 0 से ये पूरी वैल्यूज ले रहा है पाई तक जाते जाते, तो ये मतलब यहां तक देखा जाए तो इसने क्या किया, 1 से लेकर -1 तक की सारी वैल्यूज को कवर कर लिया। और रेंज में हमें वही तो चाहिए ना कि भाई रेंज क्या होती है, रेंज में एक्चुअली में सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखो 1 से लेकर -1 तक में इसने सब कुछ कवर कर लिया, इसलिए इसकी जो रेंज बनी वो 0 से पाई बनी, ना कि हमारी -π/2 से π/2। वो किसकी हो रही थी, साइन की हो रही थी, क्यों, क्योंकि साइन वहां पर -π/2 से π/2 में अपनी सारी वैल्यूज को ले रहा था, लेकिन ये नहीं ले पा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं -π/2 से π/2 रखूंगा तो सिर्फ सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, जिसके कारण हमारी आधी से ज्यादा चीजें तो छूट जाएंगी ना। और रेंज क्या होता है हमारा, रेंज में वो सारे लोग जो वैल्यूज आंसर आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो हम f(x) के अंदर वैल्यू डालते हैं और जब रिजल्ट मिलता है हमें, तो उन सबको हम रेंज में रखते हैं। तो ये हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया, जिसका ग्राफ बन गया ये हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया। तो आज हमने सीख लिया cos का ग्राफ, sin का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ और sin इनवर्स x का ग्राफ। तो 4 ग्राफ आज हमने सीख लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी ये चीजें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सारे ग्राफों को धीरे धीरे एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको भगाना नहीं चाहता हूँ, हर एक चीज को धीरे धीरे डिटेल में समझाना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी स्टार्टिंग में आप लोग भागना तो चालू कर देते हो, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारे चैप्टर खत्म कर देते हो, लेकिन जब लास्ट में प्री बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, टेस्ट सीरीज आती हैं, हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं और मार्क्स नहीं आते हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि भैया मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। और मार्क्स इस कारण नहीं आ रहे क्योंकि हम जो ये बेस है वो छोड़ कर गए हुए हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कोचिंग में अच्छी तरीके से पहले बेसिक्स पे काम कराया जाता है, फिर भगाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी शीट सॉल्व करने को दी जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी मैं उसी सारे बेसिक्स के साथ अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बस मेरे साथ टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये अपनी कॉपी में अच्छी तरह से ड्राइंग बनाइए, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से ड्राइंग बनाइए, फॉर्मूला बुक के अंदर सारे ग्राफ भी होने चाहिए जो ये मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।